हेलो एंड वेलकम टू प्रॉब्लम आवर विद सौरभ सर। इस सीरीज में हम लोग कुछ हैंडपिक्ड क्वेश्चन डिस्कस किया करते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज में वी विल डिस्कस 11 क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर, जो आपको हेल्प करेगा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, कुछ नया सीखने में और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। ये जरूरी नहीं है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। मेरा मानना है कि आसान क्वेश्चन को ही अगर सही तरीके से सॉल्व किया जाए तो एग्जाम में किसी भी नए क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, और एक और चीज, अगर आपका कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन शेयर विथ मी। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो उसी डाउट पे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम आवर विद सौरभ सर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? तो दो स्टेटमेंट गिवन है ए एंड बी और ये बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला है टू मोमेंटम्स आर एडेड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड बी इज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज टू मोमेंटम्स आर एडेड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो ये क्वेश्चन डील करता है विथ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और दे शुड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट है। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? सब बहुत सारा क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो सकता है, बट वो वेक्टर नहीं है। नहीं होने का एक कारण क्या है? क्योंकि वो कैसे ऐड होता है। अगर वो स्केलर मेथड से ऐड होता है तो वो वेक्टर नहीं है डायरेक्शन होते हुए भी, लेकिन अगर वो वेक्टर मेथड से ऐड हो रहा है तो वो वेक्टर है। तो स्टेटमेंट ए, टू मोमेंटम्स आर एडेड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और बी को केयरफुली पढ़ के देखें। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज टू मोमेंटम्स आर एडेड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। कैसे ऐड हो रहा है ये? यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। सो दिस इज करेक्ट। Momentum is a vector quantity because two momentums are added using parallelogram law. So they obey law of vector algebra. तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए एक कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? वो कैसे ऐड होना चाहिए या कैसे उसको सब्ट्रैक्ट होना चाहिए यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉलम 1 shows vector diagram relating three vector A, B and C. Match vector equation in column 2 with vector diagram in column 1. तो कॉलम मैच करना है। कॉलम 1 में वेक्टर डायग्राम है और कॉलम 2 में इक्वेशन है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि क्यों ना हम लोग वेक्टर डायग्राम पे फोकस करें और उससे अपने आप कॉलम 2 समझ में आएगा। तो पहला वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो ये वेक्टर ए गिवन है, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस वन इज वेक्टर सी। तो क्या हम लोग पॉलीगॉन लॉ अप्लाई कर सकते हैं? तो पॉलीगॉन लॉ से यहाँ ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब कॉलम 2 में कौन सा करस्पॉन्ड कर रहा है? तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ये होना चाहिए। सिमिलरली कैन यू फिगर आउट कि फिगर बी से कौन सा इक्वेशन लिख सकते हैं? एक ट्रायंगल दिख रहा है, सो यू कैन अप्लाई ट्रायंगल लॉ। वेक्टर ए, वेक्टर बी, हेड और टेल को इंसाइड कर रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज रिजल्टेंट फ्रॉम टेल टू हेड। सो व्हाट इक्वेशन यू कैन राइट? You can say this diagram A plus B is equal to vector C. A plus B equal to vector C is in S. तो ये मैच होगा S से। फिगर C, इसमें क्या कह सकते हैं? फिगर C में what can you conclude? तो let me again mark it. C है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है। तो पहले ये देखना चाहिए ना, इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट ऐसे केस में हाउ आई एम सॉल्विंग इट, तो
तो ट्रायंगल लॉ, क्योंकि हर एक शेप एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसलिए दिमाग में आना चाहिए ट्रायंगल लॉ। और ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं? ट्रायंगल लॉ में इंपॉर्टेंट होता है कहाँ पे हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है। तो ये 3 वर्टेक्स है आपके पास, इस 3 में हेड और टेल कहाँ कोइंसाइड कर रहा है? इस 3 वर्टेक्स में हेड और टेल कहाँ कोइंसाइड कर रहा है? केवल इस पॉइंट पे। तो इस पे हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? वेक्टर c प्लस वेक्टर b, वेक्टर c प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a। सो वेक्टर c प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a। कौन सा ऑप्शन है? c प्लस b इक्वल टू a। तो ये दिख रहा है, वी कैन रीअरेंज दिस और क्या लिख सकते हैं? वेक्टर a इक्वल टू b प्लस c। सो b प्लस c इक्वल टू a, तो ये इससे मैच होगा। D चेक करते हैं। सो कैन यू फिगर दिस आउट? क्या आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं? लेट मी डू वन थिंग। नाउ लुक एट दिस डायग्राम D। कैन यू, तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है ट्रायंगल का, और ये वर्टेक्स है। किस वर्टेक्स पे हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है? तो किस वर्टेक्स पे हेड और टेल? यहां पे दोनों हेड है, यहां दोनों टेल है, और यहां पे क्या है? एक हेड है और एक टेल है। तो व्हाट कैन वी से ये वेक्टर c है, पहला वेक्टर मानते हैं। c के हेड से वेक्टर a रीड्रॉ किया हुआ है, ये वेक्टर a है, और resultant is from tail of C to head of A is B. So what we will write here? Vector B is equal to C plus A. Vector B is equal to C plus A. ये उससे मैच करेगा। तो जब भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है? हेड एंड टेल शुड कोइंसाइड, एंड रिजल्टेंट इज फ्रॉम टेल टू हेड। रिजल्टेंट इज फ्रॉम टेल टू हेड। क्यों ट्रायंगल लॉ जानना जरूरी है? बिकॉज वेन एवर यू डील विथ वेक्टर्स यू आर सपोज टू ड्रॉ डायग्राम्स। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर से जब डील करते हैं तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर वो गलत होगा तो आगे का सारा प्रोसेस गलत होगा। डन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां भी मैच द कॉलम है। In a regular hexagon, two vectors PQ, vector PQ and PR, PQ and PR given है, express other vectors in terms of them। तो कौन कौन सा वेक्टर चाहिए? QR चाहिए, PT चाहिए, RS चाहिए और PS चाहिए। तो PQ given है, so we know vector PQ and we know vector PR। तो एक चीज तो क्लियर है, PQ एंड दिस वन ST, दिस वेक्टर इज सिंपली माइनस A और नॉट, बिकॉज ये साइड और ये साइड तो इक्वल है ही, और दोनों का डायरेक्शन क्या है वेक्टर का? ऑपोजिट। देन वी नीड QR। तो QR तो दिख रहा है ट्रायंगल लॉ, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको एक वेक्टर QR हो गया, यहाँ पे हेड टेल कोइंसाइड कर रहा है। सो व्हाट इक्वेशन यू कैन राइट? क्या लिख सकते हैं? वेक्टर A प्लस QR वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B। सो हाउ मच इज QR वेक्टर इक्वल टू B माइनस A। सो ये इससे मैच हो गया। देन वी नीड PT, RS is this vector, and PS is this one। So ऐसा करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं पहले, और एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वेक्टर PS है, वेक्टर PS है,
बेसिक ज्योमेट्री जो 9th-10th का है, 9th-10th में जो आप ज्योमेट्री सीखते हैं वो बहुत यूज़ में आता है फिजिक्स में इस लेवल पे। तो हमेशा उस ज्योमेट्री का ध्यान रखना है। बहुत बेसिक ज्योमेट्री चाहिए, बहुत डिटेल नहीं चाहिए। क्यू आर एंड पी एस, क्यू आर, साइड क्यू आर एंड पी एस, क्या ये दोनों पैरेलल है? ये एंगल कितना है? हाउ मच इज दिस एंगल? ये रेगुलर हेक्सागन है, दिस इज रेगुलर हेक्सागन, सो दिस एंगल इज 120 डिग्री। इसको अगर एक्सटेंड कर लें तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। एंड हाउ मच इज दिस एंगल? एस पी क्यू। कैन यू फिगर आउट हाउ मच इज दैट एंगल इक्वल टू? फिर से इसमें चेक करते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है और ये शेप क्या समझ में आ रहा है? पी क्यू आर एस। दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री. So line QR and PS, they are parallel. Not only parallel, PS is twice QR. PS is 2 times QR. So in this diagram we have to show that PS is equal to twice QR and they are parallel to each other. ये इशू था जिन लोगों को दिक्कत है। सेंटर O है, ज्वाइन कर लेते हैं हर एक वर्टेक्स को O से, OP, OQ, OR, OS, OT और OU। ना सिमेट्री आर्गुमेंट से ये सारा लाइन ज्वाइनिंग O और ये वर्टेक्स बराबर है, सब बराबर होगा क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है और ये सेंटर है। इसका मतलब हुआ ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। कितने के बराबर है? सपोज वी डू नॉट नो, थीटा मार्क कर लेते हैं। ये टोटल एंगल सेंटर पे रेगुलर पॉलीगॉन कितना सबटेंड करेगा? 360 डिग्री। और चूंकि रेगुलर है तो ये कितने बराबर भाग में बंट रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 360/6 इज 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज 60। तो ये और ये कितना होगा वो बहुत क्लियर है, सम 180। तो कैसा ट्रायंगल है? सारा जितना भी ये ट्रायंगल है, सारा का सारा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आई होप ये बात समझ में आ रही है कि सारा ट्रायंगल इक्विलैटरल है। अब अगर इक्विलैटरल है तो सारा साइड इक्वल होगा और ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो क्यू आर और पी एस और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल है। ये तो तुरंत आ गया। अब है कि ट्वाइस क्यू आर है, तो चूँकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू, दोनों बराबर है, इक्वल टू पी क्यू। ये तीनों साइड बराबर होगा। तो हेंस वी कैन प्रूव ओ पी प्लस ओ एस, ओ पी प्लस ओ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइड। तो 2 टाइम्स साइड, ये साइड क्यू आर ले लेते हैं, तो पी एस इज इक्वल टू 2 क्यू आर। यही प्रूफ करना था। डन। सो हाउ मच इज वेक्टर पी एस इक्वल टू? वेक्टर पी एस वी कैन से, वेक्टर पी एस वी कैन से इज 2 टाइम्स वेक्टर क्यू आर. And how much was QR? QR is B minus A. So how much is PS equal to? 2 times B minus A. So PS is 2 times B minus A. ये होगा PS. PS is 2 times B minus A. Then RS. You know, let us consider this triangle. This triangle. Triangle PRS. Now PR is given vector BRS. We have to find
and we know PS is 2 times vector QR. So can we apply triangle law here? क्या ट्रायंगल लॉ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? क्या आएगा ट्रायंगल लॉ से? किस ट्रायंगल में? P R S. In this triangle, vector PR plus vector RS is equal to vector PS. Vector PR plus vector RS is equal to vector PS. So how much is RS equal to? PS, which is 2 times QR, that is 2 times B minus A minus PR. PR is given as B. So you are left with 2B vector minus 2A vector minus B vector, which is equal to B minus 2A, vector B minus 2A. So this RS is equal to B minus 2A. Now PT. So let us first show vector PT in this diagram. This is vector PT. This is vector PT. How much is this vector PT equal to? How much is vector PT equal to? What you will do? Can you use triangle PST? Triangle PST. What equation you will write? What equation you will write? PS vector plus ST vector. PS vector plus ST vector is equal to PT vector. PS vector plus ST vector is equal to PT. PS we know or not? PS is 2 times B minus A. ST is minus A. ST vector is minus A. So what we get? PS की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2 times B minus A plus ST की जगह ST is minus A. So 2B minus 2A minus A is 2B minus 3A, isn't it? 2B minus 3A. So 2B minus 3A. तो इस क्वेश्चन के यहाँ होने का ऑब्जेक्टिव था कि फिजिक्स में बहुत बार वन हैज़ टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री जो 9th 10th में सीखते हैं. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of two vectors of equal magnitude has magnitude equal to magnitude of one of them. What will be angle between vectors? Magnitude, magnitude, magnitude. Sum of two vectors of equal magnitude has magnitude equal to magnitude of one of them. क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? केवल उसी को समझना है. दो सम ऑफ टू वेक्टर्स, ये तो क्लियर है. सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं. कितने मैग्नीट्यूड का? इक्वल मैग्नीट्यूड. हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ देम. सो यू आर एडिंग टू वेक्टर्स, ए और बी दो वेक्टर है, इसको जोड़ रहे हैं. सम ऑफ टू वेक्टर मतलब ऐड कर रहे हैं, और इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है. सो ए इज इक्वल टू बी, ये गिवन है. जब दो वेक्टर को व्हेन यू ऐड यू विल गेट अनदर वेक्टर से सी. लेकिन क्या इंफॉर्मेशन है? द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैज द मैग्नीट्यूड. मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है. तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर था. इसका क्या ये मतलब नहीं हुआ कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है? फिर से पढ़ के देख लीजिए. द सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ देम. व्हाट विल बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स?
So all three vector has same magnitude. तो यहाँ एक तरीका होता है, जनरली यू अप्लाई कोसाइन लॉ, c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अवेयर हैं आप उस फॉर्मूला से. लेकिन व्हाट वी कैन डू इज, हमेशा वो एक कोशिश होनी चाहिए, क्यों मैथमेटिक्स के डिटेल में जाएं, ऐसा करते हैं, दो वेक्टर जोड़ रहे हैं तो ट्रायंगल बनेगा एक इन जनरल, और सबका मैग्नीट्यूड सेम होना है. तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज वेक्टर c. नाउ यू कैन से कि जनरली हम लोग तो जब ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं तो ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल करते हैं. लेकिन क्या जरूरी है ट्रायंगल ऐसा ही हो? यहां पे इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि तीनों, इस ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होना चाहिए, डिफरेंट या सेम. सेम साइड है तो कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल. तो इफ आई, जैसे ही मैं, आई मीन इफ यू नो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम, यू विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. तो उस चीज़ का एक ध्यान तो रखेंगे. बट अगर हम ऐसा भी ड्रॉ कर लें तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, क्योंकि ये साइड और ये साइड तीनों को क्या होना होगा, बराबर. तो कैसा ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल. तो सारा एंगल कितने के बराबर है, 60 डिग्री. निकालना क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अब दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये एक कंफ्यूजन का पॉइंट होता है जब फिजिक्स में इस आइडिया को अप्लाई करते हैं. जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकाल रहे हैं डायग्राम से, तो दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड करना चाहिए या हेड कोइंसाइड करना चाहिए. इस डायग्राम को अगर देखें केयरफुली तो यहाँ पे ए और बी का हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है. सो आंसर 60 डिग्री नहीं होगा, किसी एक वेक्टर को एक्सटेंड कर देते हैं. अब ये एंगल 120 डिग्री है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 120, मतलब 2 पाई बाय 3. सो हाउ मच, what will be the angle between vector, क्या आंसर होगा, 2 pi by 3. Done. Next question 5, read it. The sum of magnitudes of two vector is 18. The magnitude of their resultant is 12. पहला लाइन क्लियर है, क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है. अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो व्हाट यू कैन डू इज, एक तरीका ऐसा हो सकता है कि क्यों ना क्वेश्चन को क्या में जितना भी सेंटेंस है उसको इंडिविजुअली कंसिडर करें. तो ये एक सेंटेंस है फुल स्टॉप तक, नंबर 1. फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, डबल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ये दूसरा सेंटेंस है. तीसरा यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज थर्ड. 3 लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ये तीसरा है. कुछ ऐसा सिंबल चाहिए. और ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स. तो 3 लाइन है इस क्वेश्चन में, एक एक लाइन को देखते हैं, समझते हैं. पहला लाइन, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स इज 18. सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर इज 18. क्या मतलब हुआ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 18 है, या एक तो क्लियर है कि दो वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. यहां से स्टार्ट करते हैं, दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी. सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड ए के बराबर, बी का मैग्नीट्यूड बी के बराबर. लेकिन और स्पेसिफिक होने के लिए ये सिंबल यूज कर लेते हैं, ये 18 या 18 यूनिट्स के बराबर है. दिस इज इक्वेशन 1. दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मतलब जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. इसका मैग्नीट्यूड है
12 के बराबर। सेकेंड लाइन का मतलब magnitude of their resultant is 12 if resultant is perpendicular to one of the vectors। resultant जो है perpendicular है one of vectors के, तो find out magnitude of A and B। so हम बताना है A और B कितने के बराबर है। और एक और इंफॉर्मेशन क्या है तीसरे लाइन में, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर्स, या तो A पे या B पे। तो यहां भी मेरा एडवाइस होगा क्यों ना ज्योमेट्री यूज करें। कितने वेक्टर को जोड़ रहे हैं? 2। क्या शेप मिलेगा? ट्रायंगल। लेकिन इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट क्या है? एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो कैसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है? राइट एंगल ट्रायंगल। सो फर्स्ट थिंग लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो आई विल ड्रॉ इट हियर, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना के एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। वेक्टर ए, या डोंट शो एरो, केवल राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा भी आप बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी तरीका है ड्रॉ कर लें एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। वेक्टर इन्वॉल्व करना है। इसको अगर हम वेक्टर ए लिखें, किससे जोड़ना है? बी से। ये ए के हेड से रीड्रॉ के लिए वेक्टर बी, और ये रिजल्टेंट है, दिखने लगा या नहीं कि वेक्टर सी दैट इज रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ वेक्टर। सी किसके परपेंडिकुलर है? ए के। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम गिव्स अस इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। या इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एंड वी नो ए प्लस, तो ये 12 क्या है? 12 इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी और नॉट, तो इक्वल टू 12 स्क्वायर। और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है? बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए इज 12 स्क्वायर। हाउ मच इज बी प्लस ए? ये एक्सप्रेशन क्या है? बेसिकली इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इज इक्वल टू 18। ए प्लस बी इज 18, सो दिस बी प्लस ए इज 18। So if you rearrange, what you will get? B minus A equal to 12 into 12, that is 144 by 18. So how much is B minus A equal to? What will you write? 8. B minus A is 8 and B plus A or A plus B is 18. So B plus A is 18. So 2B is, when you add, what will you get? इसको जोड़ लेते हैं और you can solve it, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्या हो जाएगा? 2B, ये तो कैंसिल हो गया, 2B is equal to 26. So how much is B equal to? B equal to 13, and how much is A equal to? A equal to 5. तो अगर A 5 है तो 5 स्क्वायर, वेरीफाई कर लेते हैं आंसर, 5 स्क्वायर प्लस, आई एम वेरी सॉरी, 5 स्क्वायर और ये कितना है? 12 स्क्वायर। C 12 दिया हुआ है ना, दिस इज 12, सो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 13 स्क्वायर इज, 12 स्क्वायर इज 144, दैट विल गिव यू 13 स्क्वायर। डन। तो फिर से किस आइडिया को हम लोग यूज कर रहे हैं? ज्योमेट्री। नो नीड टू इन्वॉल्व कोसाइन लॉ, केवल और केवल ट्रायंगल लॉ। ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। So question 6, two vector having equal magnitude P make an angle theta with each other, show that the direction of resultant bisects angle between two vectors. तो ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स में बहुत यूज में आता है क्वेश्चन बनाते समय या बहुत सारे डेरिवेशन में भी। whenever you deal with vector, तो ये एक आइडिया हमेशा होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब नहीं है कि दोनों वेक्टर बराबर है। दो वेक्टर है जिसका
मैग्नीट्यूड इक्वल है, और तो रिजल्टेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो बाइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एक तरीका यहाँ भी कोसाइन लॉ हो सकता है, बट आई विल नॉट एडवाइस यू टू यूज कोसाइन लॉ। हम लोग इस क्वेश्चन को अगेन 9-10 के ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड p के बराबर है। सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू p। तो इस केस में इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल लॉ लेट अस यूज पैरेललोग्राम लॉ। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया। ना पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड करता है सबसे पहले, और देन एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता है। और फिर ये रिजल्टेंट है से वेक्टर सी। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा मार्क कर लेते हैं, ये पूरा एंगल थीटा है। अब पी क्यू आर एस ऐसा लेबल कर लेते हैं। दो ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल है पी आर एस। आई एम यूजिंग वर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल में अब वेक्टर ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल में मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि ट्रायंगल का साइड, ये दो साइड इक्वल है। नाउ पी क्यू आर एंड पी आर एस कैसा ट्रायंगल है? तो पी क्यू और एस आर बराबर है, पी एस और क्यू आर बराबर है दोनों ट्रायंगल में, और ये तीसरा साइड तो कॉमन है। फिर से पी एस और क्यू आर बराबर है, यानी आर एस और पी क्यू भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि पैरेलल लाइन है। एंड देन पी आर दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? इट इज नॉट सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट है। केवल सिमिलर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये टोटल एंगल कितना है? थीटा। तो इसको कितना होगा? होना होगा थीटा बाई 2। दिस ऑल्सो इज थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखना है? जब भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो रिजल्टेंट हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होता है, वो उस दोनों वेक्टर के एंगल को बाइसेक्ट करता है। दोनों वेक्टर के एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंड यू विल फाइंड ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। और अगर इफ़ यू नो दिस, तो क्वेश्चन सॉल्व करना, स्पेशली व्हेन यू आर फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, बिकम मच मच ईजियर का मतलब है कि कम समय लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम में समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, which of the set given below may represent magnitudes of 3 vector adding to 0? अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। Which of the set given below may represent magnitudes of 3 vectors adding to 0? तो किसी एक सेट को देखते हैं, तो 2, 4, 8 ये मैग्नीट्यूड है 3 वेक्टर का। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्या टर्म है यहां? मे, मस्ट नहीं है, मे है। सो कैसे सॉल्व करें? तो जब 3 वेक्टर जोड़ना होता है तो हम लोग ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि पहले 2 को ऐड कर लेते हैं और फिर तीसरे को उससे ऐड कर देंगे, अगर ट्रायंगल लॉ यूज करना है या कोसाइन लॉ यूज करना है। तो चूंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो कोसाइन लॉ यूज करेंगे।
कॉम्पोनेंट मेथड यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट एंगल। तो कोसाइन लॉ अगर दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो क्या क्या पता होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। यहाँ दोनों के बीच का एंगल मिसिंग है। एंगल मिसिंग है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड a एंड b, वी डू नॉट नो हाउ मच इज एंगल, वी कैन फाइंड रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना होगा यूजिंग कोसाइन लॉ। या सिंपल कॉमन सेंस, दो वेक्टर है मैग्नीट्यूड a और b का, वो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, और मिनिमम कब होगा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो मैक्सिमम हमेशा कितना आएगा a प्लस b, और मिनिमम मॉड के साथ लिखना चाहिए कितने के बराबर, a माइनस b। तो अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल नहीं पता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम नहीं बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, उसका मिनिमम वैल्यू कितना है रिजल्टेंट का और मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो ये जो 2, 4, 8 है, एक पेयर कंसिडर कर लिए 2 और 4, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 6, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2 माइनस 4 का मॉड, या 4 माइनस 2 इज 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या साइन है, मॉडुलस, क्योंकि b a से बड़ा हो सकता है। तो या तो a माइनस बी लिखना चाहिए, या क्या लिखना चाहिए, b माइनस a। ये कब लिखेंगे, जब a बड़ा है। ये कब लिखेंगे, जब b बड़ा है। नाउ तो 2 और 4 कोई भी डायरेक्शन हो, इसका मैक्सिमम कितना आ सकता है 6, और मिनिमम कितना आ सकता है 2। नाउ अब मेरे पास बचता है इसका रिजल्टेंट 2 और 4 का रिजल्टेंट c, और ये है 8। क्वेश्चन के हिसाब से एडिशन गिव्स हाउ मच, 0, मतलब रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 0। अब इस पेयर को कंसिडर करने के बाद हम लोग फिर से दो ही वेक्टर से डील कर रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड c और दूसरे का मैग्नीट्यूड 8। ये सोचना है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है, 3 का नहीं, 2 का। सबसे आसान केस है, 2 का रिजल्टेंट 0 तभी होगा जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। यहाँ पे डायरेक्शन इशू नहीं है, मैग्नीट्यूड ये 8 है। अगर इस C का मैग्नीट्यूड 8 संभव है, तब तो इसका रिजल्टेंट पॉसिबल है 0 आ जाए। लेकिन अगर C का मैग्नीट्यूड C का वैल्यू 8 के बराबर हो ही नहीं सकता है कभी भी, तो इस 2 का रिजल्टेंट 0 कभी नहीं होगा। तो इस C का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 6। तो क्या ये कभी 8 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं। तो क्या इस तीनों को अगर जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा कभी, कभी नहीं आएगा। वैसे इसको चेक करके देखते हैं, 4, 8 एंड 16। 4 और 8 को एक पेयर अगर माने तो मैक्सिमम वैल्यू 12 है। यहीं पे कहानी खत्म हो गई। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 12, और चाहिए कितना 16, तो ये 0 नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 1, 2, 1। तो एक पेयर लेते हैं 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 3, मिनिमम कितना होगा 1। यहाँ जो तीसरा वेक्टर है वो तो 1 के बराबर है, वो मैक्सिमम से कम है या नहीं, तो मिनिमम भी चेक करना होगा। मिनिमम कितना है 1, तो 1 और 2 का रिजल्टेंट क्या हो सकता है 1, और ये तीसरा कितना है 1, तो ये तीनों ऐड होके क्या दे सकता है 0। चेक दिस आउट, 0.5 और 1, मैक्सिमम कितना 1.5, लेकिन चाहिए कितना 2 तक तो वो पहुंच ही नहीं रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा C। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर तो हमेशा पहला ही पेयर ले रहे हैं। व्हाट यू कैन डू इज, तुम 4 और 8 लेके चेक कर लो। 4 और 8 में क्या होगा, मैक्सिमम कितना 12, मैक्सिमम 12। ये कितना है 2, तो वो तो 12 से कम है, लेकिन मिनिमम कितना 4, और चाहिए कितना 2। तो 4 और 8 ये पेयर जो है मैक्सिमम 12 है, मिनिमम 4 है। बट इससे कैंसिल आउट होने के लिए मिनिमम हमको क्या चाहिए था
2 से कम या 2 के बराबर, ये तो 4 है, तो क्या 4 और 8 का रिजल्टेंट कभी भी 2 आ सकता है? आई मीन कैन इट बी इक्वल टू 2? नेवर। तो ये 0 नहीं होगा। सो इन दिस मैनर यू कैन फिगर आउट कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑफ कोर्स आपको वो चेक करना होगा, वो नंबर लेके चेक करना होगा, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। और क्या याद रखना है, अगर 2 वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड पता है, एंगल दोनों के बीच का नहीं पता है, तो व्हाट वी कैन फाइंड, हम लोग निकाल सकते हैं मिनिमम वैल्यू कितना है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट। The total trip consists of 4 straight line paths. At the end of walk, what is person's resultant displacement measured from starting point? तो starting point से कितना displacement हुआ है, इसी डायग्राम को यूज कर लेते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ का कंडीशन सेटिस्फाइड है, हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है, isn't it? तो रिजल्टेंट क्या होगा, tail of first to head of last, so this is your displacement and let us label, ये d1 है, ये d2 है, ये d3 वेक्टर है और ये d4 वेक्टर है। तो पॉलीगॉन लॉ से क्या इक्वेशन लिखेंगे, d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर प्लस d3 वेक्टर प्लस d4 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर d। डन। नाउ इसमें हाउ मेनी वेक्टर्स वी आर सपोज टू ऐड, 4। तो कौन सा मेथड यूज करें, कोसाइन लॉ या कॉम्पोनेंट मेथड? तो कॉम्पोनेंट मेथड के लिए हर एक वेक्टर को किस फॉर्म में लिखना होगा, कॉम्पोनेंट फॉर्म। तो वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेक्टर का कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं, तो मेरा बहुत डिटेल्ड लेक्चर सब है, हाउ टू फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक गिवन है। अगर कॉम्पोनेंट निकालने में कोई भी कठिनाई होती है तो यू जरूर उस वीडियो को आप देखें और समझें, बिकॉज अगर कॉम्पोनेंट निकालना नहीं आता है फिजिक्स में तो आगे बहुत कठिनाई होगी, एंड यू मस्ट हैव फेस दैट प्रॉब्लम। एनीवे, d1 कैन बी राइट इज 100 i कैप, x के लॉन्ग है। d2 भी बहुत सिंपल है, ऐसा करते हैं कॉलम फॉर्म में लिखते हैं, तो 0 i कैप प्लस 300 j कैप, ये नेगेटिव y के लॉन्ग है। d3 किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है वेक्टर, d3 अगर ओरिजिन से रीड आउट करें थर्ड क्वाड्रेंट, तो दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होगा, तो कैसे लिखें उसको, ये एंगल 30 डिग्री किसके साथ है, एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा 150 cos 30 i कैप विथ नेगेटिव साइन, और y कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव, माइनस 150 sin 30 j कैप। एंड फाइनली d4 किस क्वाड्रेंट में समझ में आता है, अगर इस वेक्टर को यहाँ से रीड्रॉ कर लें ओरिजिन से, तो कहाँ दिख रहा है वो, सेकंड में, किसके साथ का एंगल 60 डिग्री है, एक्स एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, d4 का मैग्नीट्यूड है 200 cos 60 i कैप, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो एक्स कंपोनेंट क्या है फिर माइनस, प्लस y इज पॉजिटिव, हाउ मच 200 sin 60 j कैप। नेक्स्ट इज रूटीन अलजेब्रा, क्या करेंगे, x कंपोनेंट एक साथ ऐड हो जाएगा, y कंपोनेंट एक साथ ऐड हो जाएगा, फाइनली व्हाट यू विल गेट, d वेक्टर का x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। इफ यू नो x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, डिपेंड्स करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे या तो ये आंसर हो गया, या if you know component of vector, what can you find, its magnitude and direction. Then so component of a vector is one of the most important idea or concept or application जो वेक्टर का सबको आना चाहिए। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, component of vector must be your strength। कैसा भी सिचुएशन हो, क्विक टाइम में
कंपोनेंट निकाल सकें और वो सही निकले, क्योंकि अगर कंपोनेंट गलत निकलेगा तो आगे जो काम भी करेंगे वो गलत होगा, यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स। लेकिन उससे भी ज़्यादा उतना समय भी बर्बाद होगा, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है। पार्ट ए, find a vector c such that its magnitude is same as that of b but it is in the direction of a. Part b भी similar है, find a vector d such that its magnitude is same as that of a but it is in direction of b. अब इसका क्या मतलब हुआ? वेक्टर ए वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है? फाइंड अ वेक्टर c such that its magnitude is same as that ऑफ b। तो c का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए? b। b का मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता है, अगर वेक्टर का कंपोनेंट पता है तो वी कैन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ लिख भी लेते हैं, क्या मैग्नीट्यूड होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4, तो 4 स्क्वायर ही लिखते हैं। तो ये कितने के बराबर आ गया? 16 प्लस 9 25 प्लस 1 √26। चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, सो √26। नाउ तो c का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? √26 के, बट इज इन डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। नाउ वेक्टर को दो तरह से बताते हैं, दो तरह से लिखते हैं। एक है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म और दूसरा है कंपोनेंट फॉर्म। एक है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म एंड सेकेंड वन इज कंपोनेंट फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म में किसी भी वेक्टर को, वेक्टर ए क्या ऐसा लिख सकते हैं? दिस फॉर्म आई कॉल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर्म, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड बताता है और ये डायरेक्शन बताता है। और दूसरा है a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये कंपोनेंट फॉर्म है। अब एक वेक्टर c निकालना है, तो वेक्टर c चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है लेकिन डायरेक्शन a के अलॉन्ग है। तो वेक्टर c सबसे पहले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, c इंटू सी क्या? तो ये टर्म क्या है? मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं कितने के बराबर है? √26। और डायरेक्शन किधर होना चाहिए? तो डायरेक्शन ए के अलॉन्ग होना चाहिए। डायरेक्शन ए के अलॉन्ग का मतलब सिंपली ए कैप है, यानी तो आंसर क्या हो गया? √26 इंटू ए कैप। नाउ हाउ मच इज ए कैप? हाउ मच इज ए कैप? तो वेक्टर ए i प्लस j प्लस k है, तो हाउ मच इज a कैप इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विच इज √3। तो क्या आंसर लिखें? √26 इंटू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय √3 इक्वल टू √26 बाय 3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। Done? अब कैन यू सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑन योर ओन? क्या निकालना है? वेक्टर डी, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? ए के, लेकिन किस डायरेक्शन में है? बी के। तो पहले क्या लिखेंगे? डी वेक्टर इक्वल टू डी इंटू डी कैप। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? हाउ मच इज मैग्नीट्यूड इक्वल टू? ए के। ए का मैग्नीट्यूड तो अभी हम लोग निकाले थे, वो √3 है। और डायरेक्शन किस तरफ? बी के। तो ये बी कैप चाहिए। बी कैप कितने के बराबर है? तो वेक्टर बी is I cap plus 3j cap minus 4k cap divided by how much? √26. So multiply √3
by b cap. You will get to desired unknown. Done? क्या इंपॉर्टेंट है, वेक्टर को कितनी तरह से लिखते हैं? दो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड सेकंड कंपोनेंट. डन. नेक्स्ट पे जाते हैं. इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ 2i plus 3j along i cap plus j cap. वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट. बिकॉज एक अननेसेसरी कंफ्यूजन है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर वेक्टर होता है या स्केलर होता है. उसको ध्यान में रख के यहाँ पे ये दोनों टर्म है, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट. दूसरा, जनरली ऐसा लगता है कि कंपोनेंट हमेशा किसी एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं, बट एक्सिस भी तो एक वेक्टर है. एक्स एक्सिस इज आई कैप और नॉट, वाई एक्सिस इज जे कैप और नॉट, जेड एक्सिस क्या है? के कैप. तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग भी निकाल सकते हैं. कैसे? तो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से कंपोनेंट निकालने का जो तरीका है वो ये है. तरीका है वेक्टर डॉट एक्सिस कैप. एक वेक्टर है, दूसरा एक्सिस है. जब भी कंपोनेंट निकालते हैं तो किसी वेक्टर का किसी एक्सिस के अलॉन्ग. लेकिन इस क्वेश्चन में दो वेक्टर ही गिवन है, तो ऐसे केस में क्या करना होगा ना कि एक वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, एक एक्सिस का रोल प्ले कर रहा है. तो यहां क्वेश्चन को देखते हैं. फाइंड कंपोनेंट, बाद में आएंगे स्केलर और वेक्टर पे. फाइंड कंपोनेंट ऑफ 2i plus 3j. तो ये मेरे वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है अलॉन्ग i plus j. ये किसका रोल प्ले कर रहा है? एक्सिस का. तो वेक्टर डॉट एक्सिस कैप, तो वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट एक्सिस कैप. तो एक्सिस का रोल है i प्लस j का, लेकिन उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 हो. एंड देन यू कैन इजिली टेक डॉट प्रोडक्ट. तो ये कितना हो जाएगा? 2 बाई रूट 2 ax bx, तो 2 और यहाँ 1 बाई रूट 2 है, प्लस 3 इंटू 1 बाई रूट 2, 3 बाई रूट 2. ये कितने के बराबर हो गया? 5 बाई रूट 2. नाउ चूंकि डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, तो डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा स्केलर होता है, तो ये बेसिकली स्केलर कंपोनेंट. दिस इज योर स्केलर कंपोनेंट. अब वेक्टर कंपोनेंट कैसे आएगा? तो वेक्टर कंपोनेंट के लिए स्केलर को वेक्टर में अगर बदलना हो, तो फॉर वेक्टर कंपोनेंट व्हाट वी डू इज, इसी स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सिस कैप से. वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सिस कैप से. स्केलर मल्टीप्लाई टू वेक्टर, प्रोडक्ट इज अ वेक्टर. तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं. वेक्टर कंपोनेंट विल बी इक्वल टू, हाउ मच इज स्केलर कंपोनेंट? 5 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सिस और एक्सिस कैप. एक्सिस कैप इज I cap plus j cap by root 2. So what will you get? 5 by 2 I cap plus j cap. This is your vector component. तो फिर से कंपोनेंट निकालना आपके प्रिपरेशन में, फिजिक्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, क्या निकालना आना चाहिए? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. और कंपोनेंट निकालने में किसका हेल्प ले सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट का. इसलिए बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट हमेशा स्केलर कंपोनेंट होगा. और अगर वेक्टर कंपोनेंट है तो स्केलर कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एक्सिस कैप से. देन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग कंपोनेंट, यू कैन वॉच माई videos on vectors. Link description में given है. Next question is on your screen. Two vectors component form में given है, are parallel to each other. Find out n. Vectors are parallel. A और B parallel है, और we are supposed to find this n. तो वेक्टर अगर पैरेलल है, या वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना हो ना,
तो जनरली हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन है, अगर ये शो करना है कि वेक्टर्स आर पैरेलल, देन वी यूज क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है ये प्रूव करना कि दो वेक्टर पैरेलल है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर होगा। वेक्टर अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? नल वेक्टर। नल वेक्टर का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट कितना होगा? नल वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड 0 है। मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो इंडिविजुअली x कंपोनेंट को, y कंपोनेंट को और z को भी कितना कितना होना होगा? 0। तो नल वेक्टर मीन्स इट्स x कंपोनेंट इज 0, y कंपोनेंट इज 0 एंड z कंपोनेंट इज 0। तो यहाँ जो भी तरीका आपको आता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, या तो डिटर्मिनेंट या वो फॉर्मूला, किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप ये होता है किसके बराबर? आई वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस अदर टर्म्स प्लस अदर टर्म। तो वो अदर टर्म लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है, इसी को चेक करते हैं। ये कितने के बराबर होना चाहिए? अगर वेक्टर पैरेलल है तो x कंपोनेंट को 0 होना होगा। तो पहला टर्म क्या आ रहा है? ए वाई कितने के बराबर है? ए वाई 8 है। बी जेड कितने के बराबर है? बी जेड n है। तो पहला टर्म आ गया 8n माइनस ए जेड 6 है और बी वाई 4 है। तो 6 into 4 is 24. 8n minus 24 equal to how much? 0, क्योंकि नल वेक्टर है। नल वेक्टर क्यों है? बिकॉज दे आर पैरेलल। तो how much is n equal to? 3. ये आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। इफ यू विश यू कैन फिगर आउट, यू कैन चेक रादर कि y कंपोनेंट भी 0 है या नहीं और z कंपोनेंट भी 0 है या नहीं। z कंपोनेंट में तो इसका रोल होगा ही नहीं n का, वो चेक करते हैं। तो z कंपोनेंट का मतलब है ये होगा ax by माइनस ay bx। a का x कंपोनेंट 4 है, b का y कंपोनेंट 4 है, माइनस a का y कंपोनेंट 8 है और b का x कंपोनेंट 2 है। व्हाट यू गेट? 16 minus 16 equal to 0. So सारा कंपोनेंट कितना आएगा? 0. Done? So this completes our discussion. Thank you for watching, and if you have not subscribed this channel, do subscribe and share with your friends